So good morning everyone, welcome to Study Pathshala and let's start this particular session। और आज हमारे खास एजेंडे में होगा इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, हायर टैक्सेस ऑन सिन गुड्स, टबैको वगैरह पे जो है टैक्सेस को हमें बढ़ाना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन को लेके कुछ बातों को जानेंगे। ला नीना का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, रिमूवल ऑफ जजेस रिलेटेड डिबेट, वॉर इन यूक्रेन उसको एंड कैसे किया जा सकता है, एंड बांग्लादेश इलेक्शंस। तो फाइनली कुछ डेट्स जो है यहाँ पे एक हिंट हमें मिला है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि कब होंगे इलेक्शंस। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बांग्लादेश में स्टार्ट होगा, वी हैव टू वेलकम दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन और फ्रंट पेज से ही हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले जाकिर हुसैन साहब, लाइक वी लॉस्ट हिम एंड इट्स अ सैड थिंग। ओके, ही वाज अ मास्टर तबला प्लेयर थे ये, और काफी अवार्ड्स इन्होंने इंडिया के लिए जीते हैं। So moving to this news of Modi and like देसानायके टॉक्स और रीजनल सिक्योरिटी को लेके इन्होंने बातचीत की है, तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में मेजर फोकस होगा। सी, आपको एक चीज जाननी होती है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमारे नेबरहुड के ऊपर डिपेंड करती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्लियर, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। क्यों? एक श्रीलंका, अगर आप इंडियन कोस्ट को देखेंगे, दिस इज श्रीलंका एंड इट इज लाइक एन आइलैंड। ये आपके लिए आइलैंड नहीं है, मैं इसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी देख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके किसी दुश्मन को बेस मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। एंड राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने एक क्लैरिटी रखी थी कि डिफाइनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, नेबरहुड हमारे लिए एक क्रिटिकल एलिमेंट रहा है एंड वी आर रिस्पेक्टिंग दैट। और अब अगर आपको ध्यान होगा, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है। सो मूविंग टू दिस न्यूज हियर, अब देखिए, वेन एवर श्रीलंका हैज बीन इन क्राइसिस वी आर देयर टू हेल्प देम। तो ये मेंस 2022 का सवाल भी आप देख सकते हैं, दैट इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका। सो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस था एंड इन दैट इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया, यू कैन से, प्रोवाइडेड देम विद हेल्प व्हेन इट, वेदर इट इज एड हमने दी उनको। ओके, हमने उनको लोन दिया। नॉट जस्ट दैट, वी फैसिलिटेटेड देम विद, यू कैन से, फूड सप्लाईज, वो आपकी तरफ से जा रहे थे। ऑयल गैस वो हमारी तरफ से जा रहे थे। तो वी हैव बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल और ऑल वेदर फ्रेंड है हम श्रीलंका के। जब भी हिस्ट्री में भी जरूरत पड़ी है श्रीलंका में, हमने हेल्प की है। तो अगर आपको ध्यान होगा, 1987 के अंदर ऑपरेशन पवन के अंदर हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा था। तो इंडियन आर्मी वहां पे गई थी और काफी वहां पे उन्होंने हेल्प की थी एलटीटीई को हराने के लिए। क्लियर? सो ये एक टेरर आउटफिट था और इनको हराने के लिए जो है हमने श्रीलंका की हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी को वहां पे भेजा था। सो दिस हैज बीन आवर कंट्रीब्यूशन सिंस, यू कैन से, इंडिपेंडेंस। तब से लेके अब तक जो है हमारी इक्वेशंस काफी अच्छी हैं। थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप इन श्रीलंका, क्योंकि कुछ एक पॉलिटिशियंस, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो राजपक्षे जो फैमिली थी, दे यूज टू बी प्रो चाइना, वो प्रो चाइना होते थे और काफी उनकी पॉलिसीज वैसी रहती थी। बट राइट नाउ मोर और लेस दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि इंडिया उनके लिए जरूरी है। तो ये एक हमारा पास्ट रहा है। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। अब देखो, ऐसा नहीं था। अगर आप इस पूरे डेटा को देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स काफी रहे हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत रहे हैं। अब ये 2020 के हिसाब से था, उस समय तो श्रीलंका में क्राइसिस नहीं था। बट रीसेंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी क्राइसिस के अंडर रहती है, आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि उनके साथ आपका ट्रेड जो है एकदम स्मूथ चलेगा। तो ये कुछ एक एडिशनल थॉट प्रोसेस है जिसका हमें आइडिया होना चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यस, तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेक्सटाइल जो होता है वो काफी हम ट्रेड करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश हमारा जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया। ओके, सबसे ज्यादा ट्रेड हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। तो ये जो ब्रॉड पिक्चर है हमें मालूम होनी चाहिए, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नाउ कंसिडरिंग दिस, ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक, ये हमें एक ब्रॉडर आइडिया लग गया है यहाँ पे।
देन मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे जीएसटी रेट को बढ़ाने की बात चल रही है, किन के ऊपर? टबैको के ऊपर बढ़ा दो और शुगर्ड बेवरेजेस के ऊपर बढ़ा दो। ओके, तो इनको आप सिन गुड्स बोल सकते हो, जिनसे जो है हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। अब एक ये डिबेट ये कह रहे हैं कि भी देखिए, अगर आप टबैको के ऊपर या इन बेवरेजेस के ऊपर जो प्रपोजल चल रहा है कि इसको इंक्रीज करके 28% अभी लगता है जीएसटी, इसको बढ़ा के 35% कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप किस लिए करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सबसे जरूरी सवाल है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो ये आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, कि इन प्रोडक्ट्स का सेवन आपको रोकवाना है। अब एक फाइंडिंग्स और एक स्टडी ये कहती है कि देखो, अगर आप 28% से 35% कर दोगे तो उसमें डिस्करेजमेंट नहीं होगा। 35% मे नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। इसमें सिर्फ प्राइस का जो इंक्रीज आएगा वो 3.9 टू 5.5% इंक्रीज आएगा। मतलब अगर आप सोच के देखें कि 200 रुपए का सिगरेट का डब्बा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3.9 के हिसाब से देखें तो 210 तक मैक्सिमम हो जाएगा। 210 रुपीज का जो है अभी सिगरेट का डब्बा हो जाएगा। सो ये इतना बड़ा इंक्रीज नहीं है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि भी इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग सिगरेट कंज्यूम करना बंद कर देंगे, टबैको कंज्यूम करना बंद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वी हैव सीन इट। ये कह रहे हैं कि इस रेट के ऊपर तो ये इंडस्ट्री जो है इसको एब्जॉर्ब कर जाएगी टैक्स को आराम से, कि आपको सिर्फ अपने कंज्यूमर के ऊपर बर्डन पास ऑन करना है, और इतना बड़ा ये हाइक नहीं देखा जा रहा है। तो इस एडिटोरियल के अंदर ये सजेशन है कि अगर आप जीएसटी को बढ़ाना ही चाहते हो तो मेक इट 40%। 40% बढ़ाओ आप इसको, इन गुड्स के ऊपर 40% जीएसटी लगाओ, और तब एक बड़ा अमाउंट, बड़ा एक तरीके से हाइक देखने को मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड। तो बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, इनका ये कहना है कि अगर आप इसको 40% रेट लगाते हैं तो इट विल जनरेट 72 बिलियन। बहुत हैवी हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और एक तरीके से आप इस अमाउंट का यूज बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में कर सकते हैं, बी इट हेल्थ और बी इट अदर एरियाज। तो अनदर पॉइंट इज दिस, इतना हैवी इंक्रीज अगर होगा प्राइस का तो कुछ तो डिस्करेजमेंट आएगा ही आएगा। एंड इन दैट, अलोंग विद दैट, अगर आपका एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है तो यू कैन यूज इट, उसका आप इस्तेमाल करके एक तरीके से हेल्थ एरियाज में आप स्पेंड कर सकते हैं। सो ये एक ब्रॉडर सजेशन है, ठीक भी लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब सवाल है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। अब देखो, ये प्रीलिम्स 2023 तो ग्रीन हाइड्रोजन पे 2 क्वेश्चन आ गए थे। क्लियर? सो देयर वर 2 क्वेश्चंस अराउंड ग्रीन हाइड्रोजन, बट मेजरली इस एडिटोरियल की डिबेट पे चलते हैं, फिर बाद में इन क्वेश्चंस पे आएंगे। सो देखिए, करंट सिचुएशन क्या है। 5 मिलियन मेट्रिक टन आपको ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इतना हमारा टारगेट है। क्लियर? तो ये 2030 तक हम इतना जनरेट कर पाएंगे। अब उम्मीद क्या है कि भैया शॉर्टफॉल होने वाला है। ओनली 10% लाइकली टू बी अचीव, बिकॉज उतने बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज आप देखो, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ग्रे ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन जो हम बनाते हैं, ग्रे हाइड्रोजन मतलब जिसके अंदर आप कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, देखो हाइड्रोजन बनाने में हमें बिजली चाहिए होती है, और उस बिजली के प्रोसेस के अंदर आप किस तरीके से आप लेके आ रहे हैं, मतलब किस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, वो डिसाइड करता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है कि ग्रे हाइड्रोजन है। अगर वही कोयला जला के आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट विल बी ग्रे हाइड्रोजन। उसको आप ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलोगे। ग्रीन हाइड्रोजन वो होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है, दैट इज ऑल्सो क्लीन, वो भी क्लीन, एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, तब उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस, अगर आप सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन पे जाते हो तो मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं है मार्केट के हिसाब से। तो इसको या तो स्केल अप करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर। ये स्केल अप कैसे होगा? आपको एग्रीमेंट्स भी साइन करने पड़ेंगे। कौन से एग्रीमेंट्स? परचेजिंग एग्रीमेंट्स, कि सरकार जो है उस हाई रेट पे इसको खरीदे ही खरीदे, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि मार्केट रेट तो ग्रे हाइड्रोजन का होगा 1.9 टू 2.4 पर केजी पड़ता है, तो उसको उसके मुकाबले तो ये 3 टाइम्स है एक तरीके से।
क्लियर? सो वन हैज टू थिंक इन दीज डायरेक्शंस. सो स्केलिंग अप बहुत जरूरी है. अब देखिए दूसरे है बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट. सो इस सेटअप को लगाने में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जाएगा एज कंपेयर टू द प्रेजेंट यूनिट्स. तो ये एक बड़ी सरदर्दी है. एंड देन ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट गैप ये बताते हैं कि लार्ज स्केल क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स ऑफन फेल टू रीच फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इसको लेके फाइनली कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस और प्रॉफिट ही देखती है जनता. तो अगर प्रॉफिटेबल होगा देन ओनली पीपल विल इन्वेस्ट. इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल पीपल विल नॉट इन्वेस्ट. और अभी तक ये समझ में आया है कि उतने बड़े लेवल का प्रॉफिट यहाँ से लोग नहीं जनरेट कर पाते हैं. सो दैट इज मेजरली बीइंग पॉइंटेड आउट. एंड टिल द टाइम इट इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, आप देखेंगे कि इसके अंदर इंडस्ट्री का इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं होगा. हालांकि इंडिया के अंदर इट इज स्टिल यू कैन से पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट. अडानी ग्रुप और रिलायंस भी जो है इसकी तरफ इंटरेस्टेड है. टाटाज दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड. वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट भी स्केल अप करने में इसके अंदर टाइम जाएगा. सो वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म हाइड्रोजन परचेज एग्रीमेंट फैसिलिटेशन. आपको लोन भी फैसिलिटेट करने पड़ेंगे, बिकॉज इनिशियली सेटअप लगाना महंगा है यहाँ पे. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर इनोवेशन की भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देनी पड़ेगी. क्लियर? तो ये भी देना पड़ेगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी. लोकलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपको डेवलप करने पड़ेंगे. फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करें तो यू हैव टू कम अप विद इनोवेटिव लोन प्रोडक्ट्स. आपको ट्रेडिशनल जो फाइनेंशियल आपके प्रोजेक्ट चलते हैं उनसे अलग थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस गेम इज डिफरेंट. ग्रीन बॉन्ड्स और फाइनेंस को आप ब्लेंड कर सकते हो. मॉड्यूलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लेके आ सकते हो. इक्विपमेंट लीजिंग मॉडल्स लेके आ सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन कम अप विद. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. बिकॉज वहां पे कुछ कंट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग, दे डू हैव टेक्नोलॉजी, सो दे कैन हेल्प अस इन दैट. उसके अंदर हमारे को हेल्प मिल जाएगी. एंड देर विल बी दिस स्टैंडर्डाइज कार्बन इंटेंसिटी एंड हाइड्रोजन ओरिजिन सर्टिफिकेशन. सो कार्बन मार्केट को लेके ऑलरेडी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और उसके साथ इस आइडिया को लिंक किया जा सकता है. मैन दैट विल बी यू कैन से ग्रेट थिंग. वो अगर हम लिंक करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट मार्केट और ये एक तरीके से साथ में काम करेगी. तो ये आइडियाज लेके जा सकते हैं हम. अब देखिए ये आर्टिकल आया है, हाउ डज ला नीना इफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट. सो ब्रॉड पिक्चर इसके अंदर हमें मालूम होना चाहिए ला नीना और अल नीनो के अंदर. सो अल नीनो ईयर जिस तरह बोलते हैं कि नॉर्मली ये जैसे आपका वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन. क्लियर? तो पैसिफिक ओशियन जो है ये वार्म हो जाता है. और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? एक्सट्रीम समर्स एंड ड्रॉट्स इन दिस पार्ट. यहाँ पे एक्सट्रीम समर्स होंगे, ड्रॉट्स होंगे. और ये जो वेस्ट कोस्ट है आपके साउथ अमेरिका की, यहाँ पे काफी हैवी इंटेंस रेनफॉल देखने को मिलती है. सो ये अल नीनो का है. अब देखो ला नीना के अंदर इंपैक्ट उल्टा हो जाता है. सो ला नीना इज कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन. एंड इन दैट केस जो इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दे रिसीव मोर देन नॉर्मल रेनफॉल. काफी हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे. अफ्रीका के अंदर ड्रॉट आता है. ओके. और अटलांटिक के अंदर हरिकेन्स भी इंटेंसिफाई हो जाते हैं. तो ये ब्रॉड इंपैक्ट हमें देखने को मिला. देखो हुआ क्या कि ला नीना, उम्मीद ये थी कि ला नीना का इंपैक्ट हमें जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ला नीना हमारे यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ इस साल. क्लियर? और इसका असर देखने को मिला सितंबर मंथ के अंदर. तो इसीलिए सितंबर के अंदर बारिश हुई. अब देखो ला नीना के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की. बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज चीजें डिले हो रही हैं. एंड दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग अस. क्योंकि अभी देखो टमाटर महंगे हो गए. टमाटर क्यों महंगे हुए? क्योंकि सितंबर में बारिश हुई, उस वजह से फसल खराब हो गई. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी डू हैव डे टू डे इम्पैक्ट. आज जैसा मैंने बताया कि जुलाई में एक्सपेक्टेड था, लेकिन डिले हुआ और लेट 2024 में आया. और 2025 के अंदर इसका ऑनसेट अभी भी देखने को मिलेगा. देखो इसके अंदर एक और चीज होती थी कि विंटर्स जो है हमारे यहाँ पे काफी कोल्ड होने वाली है. दिस इज ऑल्सो इट इज प्रोजेक्टेड. तो इसलिए विंटर्स इस साल थोड़ी जल्दी भी आ गई. आपने देखा होगा नवंबर मंथ में काफी ठंड थी. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव. अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करें, ओनली 57% चांस ऑफ फॉर्मेशन इन 2024 एंड लाइकली टू बी वीक इफ इट डेवलप्स. तो ये प्रोबेबिलिटी है. इसके क्या इम्पैक्ट है? मैंने ये बताया कि
colder than usual winters, delayed and warmer winters in North India. This doesn't fully align with typical La Nina winter pattern. इस साल हुआ क्या, जल्दी विंटर आई, नॉर्थ में भी जल्दी ठंड आई और विंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्लियर. सो दिस इज द इम्पैक्ट. अच्छा, मॉनसून के ऊपर भी बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा. सो रीजनल वेरिएशन इन रेनफॉल रेस्पॉन्स टू अल नीनो एंड ला नीना आर ऑल्सो ऑब्जर्व. अब ये तो देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से है. तो नॉर्मली बारिश जबरदस्त होती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस नेचुरल फिनोमिना को भी डिस्टॉर्ट कर दिया है. एंड इट्स अ सीरियस थिंग, वी हैव टू डील विद दिस. तो ये सारी चीजें हैं. अगले साल भी अच्छी हैवी बारिश हो सकती है. अब न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द जज. ओके, सो देखिए, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमारे यहाँ पे आपने जजेस रिमूवल के लिए जो प्रोविजन डाला, आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल का प्रोसेस है, जिसके अंदर प्रोविजन ये है कि राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से भी जो है प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है. अगर राज्यसभा से इनिशिएट करवाना है तो 50 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए और लोकसभा में इनिशिएट करवाना है तो 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए. अगर चेयरमैन रिफ्यूज कर देते हैं तो मोशन ड्रॉप हो जाता है, बट अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद प्रोसेस है. देयर विल बी 3 मेंबर कमेटी विच विल बी फॉर्म्ड. 3 मेंबर के अंदर देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विल बी देयर एंड अ ज्यूरिस्ट, जिनको यहाँ पे डाला जाएगा. दे विल इन्वेस्टिगेट क्या रियल में चार्जेस बनते हैं कि नहीं. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दैट कमेटी देयर विल बी डिबेट इन पार्लियामेंट. तो दोनों हाउसेज में जो है डिबेट यहाँ पे शुरू होती है. एंड दैट इन दैट डिबेट स्पेशल मेजोरिटी से आपको उसे पास करना पड़ता है. क्लियर. तो जब आप उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं, then it will be approved, means it will be sent to the president और फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद जज को हटाया जाता है. तो ये ब्रॉडर पिक्चर है यहाँ पे. क्लियर. अब आप सोच रहे होंगे कि जुडिशरी के रिमूवल को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया. देखिए, ये बिल्कुल सोच समझ के किया गया है, बिकॉज वी कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, अदरवाइज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. हमारे लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है. क्लियर. तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी. और यहीं पे अगर आप देखेंगे, सो ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर. तो क्या है ये फेडरलिज्म वाला पॉइंट. तो ये जो है, इसका आंसर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. तो ये की पॉइंट है इसके अंदर. फेडरलिज्म के अंदर भी हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत जरूरी है, बिकॉज यूनियन और स्टेट का डिस्प्यूट होता है, तो उस केस के अंदर कहां जस्टिस मिलेगा. इन दैट केस इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है. सो फेडरल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज मेंशन्ड एज वन ऑफ द फीचर्स. सो ये ब्रॉड पिक्चर है जो हमें समझनी है यहाँ पे. अब आगे चलते हैं. सो मोल्डोवा के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बोला कि यूक्रेन वॉर एंड होगा नेगोशिएशन में. ठीक है, तो मोल्डोवा आप देख सकते हैं. अब देखो, एक चीज आपको समझनी है, मोल्डोवा के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्राइसिस है. क्लियर. सो जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम ऑल्सो देर वर सम इनपुट्स कि रशिया माइट ऑल्सो इन्वेड मोल्डोवा. सो रशिया, इट डज हैव एन आई ऑन मोल्डोवा एज वेल. तो यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था, बिकॉज देखिए, ये एट द एंड ऑफ द डे ये सभी जो है एक सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने थे सभी कंट्रीज, एंड दे हैड अ सोवियत पास्ट. और पुतिन की ये विजन है कि ही वांट्स टू रिवाइव दैट सोवियत ग्लोरी. वो सोवियत टाइम को वापस एक तरीके से लेके आना चाहते हैं, एंड दिस इज हिज थॉट प्रोसेस हैज बीन. तो उस हिसाब से ये चल रहा है. एंड वी हैव टू सी कि भी अभी यहाँ पे किस तरीके से आगे रहता है. आई डाउट पुतिन इंटरेस्टेड होंगे कि आगे इस वॉर को और लेके जाया जाए, मतलब यूक्रेन तक ही लिमिट रखेंगे वो. ओके, बट मोल्डोवा वाज आल्सो देयर, उनकी रडार में जरूर था मोल्डोवा. अब बांग्लादेश इलेक्शंस लाइकली टू बी बिटवीन 2025 एंड 2026. ओके, सो दिस इज द न्यूज. अब ये न्यूज जरूरी क्यों है. देखिए, वेस्ट की तरफ से भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा था इनके ऊपर भी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करो. ठीक, बिकॉज अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि कब होगी. तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होंगे,
ये हमारे लिए भी अच्छा है इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक सेटअप और इंडिया किसी भी डेमोक्रेसी के साथ अलाइन कर सकता है, इजीली आपके इंटरेस्ट अलाइन हो सकते हैं। एंड इन दैट केस यू शुड नॉट रूल आउट कि अवामी लीग की वापसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी समझना जरूरी है। अब जरा देखिए 2008 में भी मिलिट्री कू हुआ था, तब भी वहां पे एक तरीके से मार्शल लॉ लगाया था। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर देयर वाज दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस व्हिच वाज रीस्टोर्ड। तो फिर अवामी लीग की सरकार आ गई थी, अवामी लीग मींस शेख हसीना। ओके, अब शेख हसीना माइट नॉट बी देयर एट प्रेजेंट बट शी इज एन एक्टिव पॉलिटिकल प्लेयर इन बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश में अभी भी एक्टिव प्लेयर ही है। सो दिस इज व्हाट द ब्रॉड पिक्चर इज, एंड राइट नाउ शी इज इन इंडिया। तो आगे जाके क्या होता है, वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में कैसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्लियर। सो दिस इज व्हाट हैज बीन टुडेज सेशन, ये था आज का हमारा सेशन। सो आपको इस डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।